नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजदीप और आप मेरे साथ देख रहे हैं कैलकॉलिंग नेशनल एंड हेडलाइंस त्रिपुरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माया और आप सभी का स्वागत है स्वतंत्रता दिवस के इस खास कार्यक्रम में। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को नमन कर रहा है। और इस दिन, इस 75वीं वर्षगांठ में अगर आपसे पूछा जाए कि अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, आपका जवाब क्या होगा? क्या आप जानते हैं? हमें पता है, किताब की जवाब ही आपकी जवाब होगा। आपको अगर पूछा जाए कि आपको पता है आईसीएस की नौकरी छोड़कर देश के लिए लड़ने कौन चला गया था, क्या हमें ये हक नहीं है उनके बारे में जानना? क्या हम नहीं जानना चाहते हैं आजादी की सच क्या है? और वो शख्स है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज नेताजी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो इस देश के लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। और इसी जानकारी के लिए, इसी कई राजों से पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ बने हैं उनके ही परिवार से श्री चंद्र कुमार बोस महोदय। चंद्र कुमार जी, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपको टाइम निकाला हमारे लिए। सर, जैसा कि आज देश 75वीं सालगिरह मना रहा है अपनी आजादी की, और जब इस तरह की आजादी के जश्न हम मनाते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं हमारे वो शहीद जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान गंवाई। और सर, इसमें सबसे ज्यादा ऊंचा नाम जिनका आता है वो सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सर, आज नेताजी तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपके जरिए उनके बारे में वो सारी बातें जानें जो अब तक हम अनजान हैं। देखिए, आजादी का लड़ाई शुरुआत हुआ था 1857 में। जो मंगल पांडे का आंदोलन था, सिपाही विद्रोह हुआ था, यही था आजादी का लड़ाई की शुरुआत। उसके बाद काफी क्रांतिकारी लोग बलिदान देने के लिए तैयार हो गया। शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, राजगुरु, बिनोय बादल दिनेश और बहुत सारा क्रांतिकारी लोग जिनका नाम भी हम लोग को अभी पता नहीं है, बट सब कोई एकदम कमिटेड था भारत की आजादी के लड़ाई में। मगर एक चीज जो आज इतिहास के पन्नों में हम लोग को दिखाई नहीं देता है, ये है आजाद हिंद फौज की लड़ाई। हम लोग कुछ एक दो चैप्टर जरूर पढ़े हैं नेताजी के बारे में, आजाद हिंद फौज के बारे में। 60,000 सैनिक, कैसे ये आप आज तो इंडियन आर्मी में भारतीय सैनिक लोग जब पास आउट करते हैं, इसी ट्यून के साथ पास आउट होता है। तो इसी ट्यून के साथ 60,000 सैनिक रेंगून, म्यांमार, बर्मा से इम्फाल के रास्ते में चले। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी का गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, एक कौम पे लुटाए जा। तो ये जो 60,000 सैनिक नेताजी ने जो नेतृत्व दिया था, ये लोग का एक ही दिशा था, कमिटमेंट था, ये था देश की आजादी। तो अभी देखिए, महात्मा गांधी जी का भी जो अहिंसा आंदोलन था, ये भी एक प्रभाव जरूर हुआ था ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर। मगर शेष लड़ाई जो था, फाइनल ऑनस्लॉट ऑन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, था आजाद हिंद फौज की लड़ाई। और ये लड़ाई के बाद जब आईएनए ट्रायल्स हुआ था लाल किले में 1946 में, ये ट्रायल आप जानते हैं 3 ऑफिसर्स ऑफ आजाद हिंद फौज का ट्रायल हुआ था। कारण था ये लोग गद्दारी किया था ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर। तो इस टाइम जब ट्रायल शुरुआत हुआ था, भूलाभाई देसाई काउंसिल था, डिफेंस काउंसिल था ये आजाद हिंद फौज का ऑफिसर्स के लिए। तो उन्होंने जो बताया, ये लोग गद्दार नहीं था, ये लोग हीरोज था। क्यों कारण था? कारण क्या था ये लोग हीरोज था? आजाद हिंद सरकार जो 21 अक्टूबर 1943 में गठन हुआ था सिंगापुर में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस था अखंड भारत के पहला प्रधानमंत्री।
तो उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया था ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर। तो एक सरकार दूसरा सरकार के खिलाफ लड़ाई करने के लिए शामिल हुआ था अपने देश की आजादी के लिए। तो ये लोग गद्दार नहीं था, ये लोग हीरोज था। तो पूरा जो ट्रायल था वो पूरा खत्म हो चुका, पूरा ट्रायल कोलैप्स हो गया और ये लोग को रिहा कर दिया एज हीरोज। तो इसके कारण 1946 की बात कर रहे हैं, कराची से लेके कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई में पूरा जो ब्रिटिश आर्मी था, ब्रिटिश आर्मी आप जानते हैं 12 लाख सैनिक था, ऑफिसर्स था ब्रिटिश आर्मी में, इसमें सिर्फ 40,000 था ब्रिटिश, बाकी सब भारतीय था। तो भारतीय सैनिक जो था ब्रिटिश आर्मी में, ये लोग रिवोल्ट किया, कारण ये लोग देखा जी आजाद हिंद फौज तो मेरा भाई बहन आजाद हिंद फौज में भारत के आजादी के लिए लड़ाई कर रहे, तो इनके खिलाफ हम लड़ाई करने के लिए और तैयार नहीं है। तो दैट टाइम ब्रिटेन रियलाइज दे हैव टू लीव इंडिया। यही था मेन रीजन फॉर ब्रिटिश टू लीव इंडिया। ये मेरा बात नहीं है, ये लॉर्ड क्लेमेंट एटली जो ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट में दस्तखत किया था, वो 1956 में कलकत्ता में आए थे। और कलकत्ता में उस टाइम जो एक्टिंग गवर्नर था जस्टिस पीबी चक्रवर्ती, उनको स्पष्ट बताया, ये कारण था सुभाष चंद्र बोस आईएनए ट्रायल्स के लिए हम लोग को भारत छोड़ के जाने पड़ा। मेरा पिताजी अमियोनाथ बोस लॉर्ड माउंटबेटन से मिले थे, 1976 का बात है। लॉर्ड माउंटबेटन एक ही बात बोला, ये आईएनए और सुभाष बोस के लिए हम लोग जाने पड़ा। तो अभी देखिए, अभी युवा पीढ़ी को सही इतिहास हम लोग बताए नहीं पाया। तो मेरा अनुरोध था, एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी के पास हम एक अनुरोध किया है कि सही इतिहास लिखा जाए और स्कूल कॉलेज टेक्स्ट बुक्स पे दिया जाए। एनसीईआरटी, बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो टेक्स्ट बुक पब्लिश करते हैं, इनको दायित्व लेना चाहिए। देखिए, आजादी की लड़ाई में सबका एक स्थान था, हम किसी को स्थान छोटा करने के लिए हम नहीं बोल रहे, सबको इतिहास जो भी जिनका स्थान था, महात्मा गांधी बोलिए, सरदार पटेल बोलिए, नेहरू बोलिए, सरोजिनी नायडू बोलिए, सबका आपको कंट्रीब्यूशन था। मगर फाइनल जो कंट्रीब्यूशन था आजाद हिंद फौज का, ये भी लिखा जाए और पब्लिश किया जाए। एकदम ही सर, अब बहुत अच्छे बोले और युवा पीढ़ी को ये बहुत इंस्पायर भी करेगा, ये जानना भी चाहिए, क्योंकि नेताजी तो देश का हीरो है, वो तो सच्चा हीरो, देश का पहला प्रधानमंत्री, अखंड भारत का पहला प्रधानमंत्री है। आज हम ये शूट कर रहे हैं 15 अगस्त को, आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है, स्वाधीनता दिवस है, लेकिन 14 अगस्त को बहुत सारे संगठन अखंड भारत दिवस भी मनाते हैं। और अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री कोई और नहीं, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। इस तरीके की एक चरित्र, इस तरीके की देश के नायक को जब राजनीति में कोई लांग लेता है, उनके राजनीति से उनको बेड़ देता है, तो आप एक फैमिली मेंबर होने के नाते आपको कैसा फील होता है? या फिर उनके ही दल के, उनके ही साथ काम करने वाले जो काम करते थे, बाद में वो बहुत डिबेटेबल कैरेक्टर हो चुके, उनका बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सुभाष इज एन वॉर क्रिमिनल, इस तरीके की भी लेटर सामने आए हैं। तब जब ये देखते हैं आप, तो आपके मन पे क्या होता है? आप क्या बोलना चाहते हैं इसके ऊपर सर? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुद मेरा पिताजी अमियोनाथ बोस को बोल के गया था। अमियोनाथ बोस उनका चाचा के साथ काफी करीब थे, तो एक ही कमरा में 6 साल उनका चाचा के साथ वो रहते थे। हम लोग का 1 नंबर वुडबर्न पार्क जो मकान है कलकत्ता में, उधर। तो नेताजी ने बताया था कि देखिए, मेरा परिवार है देश की, अभी देखिए 135 करोड़ अभी हम लोग का देश का जो पॉपुलेशन है, ये 135 करोड़ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परिवार है। हम जरूर ये परिवार में हम जन्म लिया है, मगर नेताजी का परिवार आप भी है। जितना भी लोग है भारत में, नेताजी का परिवार माना जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस
भारत की जनता के दिल में है। ये कोई सरकारी रिकग्निशन, सरकारी स्वीकृति का जरूरत नहीं है। देश की आप देखिए, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक देश की जनता के दिल में सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी, आप जानते हैं सरकार की पक्ष से हॉलीडे नहीं है, ये कोई छुट्टी नहीं मनाता कोई, मगर देश की जनता नेताजी का जन्मदिन जरूर मनाते हैं। अब देखिए, एक साउथ इंडिया में हम गए थे, केरला में एक छोटा सा गांव है, आप जानते हैं त्रिशूर बोल के जो जगह है केरला में, त्रिशूर में एक छोटा सा मंदिर में हम गए थे। हम उधर छुट्टी मनाने गया था, तो कोई हमको बोला देखिए इधर एक मंदिर है, आपको हम लेके जाना चाहते हैं। हम सोचा मंदिर है, शायद कोई पूजा वगैरह हो रहे उधर, और आप जानते हैं त्रिशूर में गुरुवायु जो पूजा होता है, गुरुवायु मंदिर होता है, तो हम सोचा वही शायद होगा। हम जब पहुंचा वो मंदिर में, आश्चर्य लगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक मूर्ति में पूजा दे रहा था त्रिशूर की जनता। तो सुभाष बोस किसी सरकारी रिकग्निशन का कोई जरूरत नहीं है। अभी कुछ रिकग्निशन जरूर मिल रहे, मगर 75 साल बीत रहे, हम लोग अभी मना रहे, हम लोग का 75 साल का आजादी का दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं, मगर नेताजी सबका दिल में है और दिल में रहेगा। सर से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि सर, जब हम 75वीं साल पे हैं, तब भी ये सवाल हमारे पास आते रहते हैं कि हम सच में आजाद हैं। बहुत सारे ऐसे संगठनों के हम देखे हैं, बहुत सारे फुटेज हमारे सामने आए हैं जहां पर आजादी इस शब्द को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। किसी के लिए आजादी होता है तो किसी के लिए वो मुश्किल होता है। एक की आजादी, एक की मतलब वो उसके अंदर नहीं रहता, आजादी उनको नहीं मिलता। लेकिन नेताजी की सोच क्या थी? एक आजाद देश, एक आजाद भारत, 75 साल बाद नेताजी कैसे सोचते थे एक देश कैसा होगा, और हम क्या उस पे खड़े उतरे हैं? कुछ चेंजेस हुए हैं इस दिनों में? देखिए, हम लोग का भारत में काफी प्रोग्रेस हुआ है, हम लोग काफी चीज में हम लोग का आगे बढ़े हैं जरूर, मगर सुभाष चंद्र बोस का जो चिंता था, आजादी राजनैतिक, सामाजिक और अर्थनैतिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, ये हम लोग नहीं कर पाया। 75 साल बीत गया है, मगर सामाजिक और अर्थनैतिक आजादी हम लोग को नहीं मिला है। अभी भी आप देखिए कितना गरीबी है देश में। अभी भी कुछ कुछ जगह में, हम वो राज्य मेंशन नहीं करना चाहते हैं, मगर अभी भी कुछ राज्य में बॉन्डेड लेबरर्स है। तो कहां हम लोग का सामाजिक और अर्थनैतिक आजादी मिला है? कोशिश जारी रहेगा। सुभाष चंद्र बोस रहते, वापस आते देश में, तो शायद भारत अखंड रहता। उनका सरकार अखंड भारत की सरकार था, मगर देश की बंटवारा हो गया। ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। आप देखिए, जो 100 साल से हम लोग आजादी का लड़ाई में शामिल हुए थे, महात्मा गांधी जी भी थे, सब कोई क्या मांगते थे? अखंड भारत की पूर्ण स्वराज। हम लोग पूर्ण स्वराज और अखंड भारत के लिए लड़ाई किया था। ये बंटवारा के लिए और डोमिनियन स्टेटस के लिए हम लोग लड़ाई नहीं किया था। मगर हम लोग का तो आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 में हम लोग का डोमिनियन स्टेटस मिला, पूर्ण स्वराज नहीं मिला। तो ये सब ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। अभी हम लोग आजादी का दिवस मना रहे हैं, तो हम उतना राजनीति में नहीं जाने चाहते हैं, मगर कुछ लोग भारत की प्रति गद्दारी जरूर किया था, उसीलिए हम लोग को बंटवारा हो गया था। देखिए, इंडिया इज अ कंट्री जो हम लोग जो इट इज यूनिटी थ्रू डाइवर्सिटी, मगर वो नहीं हुआ। आज ये जो सांप्रदायिक जो एक चिंता आता है, ये आपको पार्टीशन ऑफ इंडिया के कारण ये चिंता बढ़ गया है। हम लोग का जो हेट्रेड चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। नेताजी वापस आते हैं तो हम लोग ये बंटवारा में नहीं जाते, बंगाल और ये पाकिस्तान नहीं बनते, मगर अभी बन गया है। मगर भारत का जो इतिहास है, भारत का जो संस्कृति है, ये है सबके साथ मिलके
भारत को आगे बढ़ाए। तो आइए एक साथ सुभाष चंद्र बोस का आदर्श और स्वामी विवेकानंद का आदर्श, जो नेताजी ने बहुत उनको इंस्पिरेशन मिला था, उनका जो चरित्र गठन करने का आदर्श, ये उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था उनको आजाद हिंद फौज में। तो मेरा दो आइकॉन जो है सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद। तो आज का युवा पीढ़ी को थोड़ा स्वामी विवेकानंद का जो फिलॉसफी है, उनका जो प्रिंसिपल्स है, ये थोड़ा पढ़ना चाहिए। और नेताजी का जो आदर्श है, देखिए नेताजी के ऊपर काफी किताबें लिखा गया है, काफी लोग उनका इंटरप्रिटेशन दिया है, दे चुका है, मगर नेताजी को समझना है तो नेताजी को अपना जो बुक्स है, बायोग्राफी है, वो आपको पढ़ना चाहिए। एक है द इंडियन पिलग्रिम और दूसरा है द इंडियन स्ट्रगल। ये दो किताबें बहुत जरूरी है, आपको पढ़ना चाहिए। युवा पीढ़ी को ये पढ़ना चाहिए नेताजी को समझाने के लिए। और ये पढ़ने से तब आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो जाइगेंटिक पर्सनैलिटी उनका था। देखिए नेताजी का जो पर्सनैलिटी था, उनका जो भावमूर्ति था, ये चार एक म्यूजियम का चार दीवार में आप इनको बंद करके नहीं रख सकता है। नेताजी को समझना है तो उनका आदर्श को समझिए, उनका इंक्लूसिव आइडियोलॉजी। ही यूनाइटेड ऑल कम्युनिटीज एज वन, एज भारतीयस। आजाद हिंद फौज में ये जो 60,000 सैनिक था, एक भी हिंदू नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी ईसाई नहीं था। तो 60,000 सैनिक कौन था? भारतीय था। सो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ सुभाष बोस इन 21st सेंचुरी इंडिया। कि हम हिंदू नहीं है, हम मुसलमान नहीं है, हम ईसाई नहीं है, हम क्रिश्चियन नहीं है, हम बौद्ध नहीं है, हम भारतीय है। हम भारतीय। ये मानने से भारत को हम आगे बढ़ सकते। देखिए नरेंद्र मोदी जी एक वार्ता जरूर दिया है, सबके साथ सबके विकास, सबके साथ सबके विश्वास। पर इसको इम्प्लीमेंट करने का दायित्व हम लोग सबका है। तो ये इम्प्लीमेंट होगा तभी भारत आगे बढ़ सके। उनका क्या रोल था, उन्होंने कितना बड़ा रोल प्ले किया था, वो छुपाया गया। तो ये दोनों तरफ से, एक तो वो लिमिटेड कर दिया कि उनका जो त्याग था अपने देश के लिए, सिर्फ उसको ही नहीं छुपाया गया, बल्कि लोगों की सोच को भी आगे बढ़ने से रोका गया है सुभाष चंद्र बोस की बातों को छुपाकर। क्या आप ऐसा समझते हैं? हाँ, ये देखिए बहुत दुर्भाग्यजनक है दैट 70 साल बीत गया और नेताजी का बारे में किताबें पब्लिश नहीं किया गया है। अभी भी देखिए ये जो डीक्लासिफिकेशन मूवमेंट हुआ है, नेताजी का ऊपर जितना भी दस्तावेज है ये सार्वजनिक होना चाहिए। ये मूवमेंट में हम लोग काफी लोग जुड़े हुए थे, काफी सालों से ये मूवमेंट जारी थे, मगर भारत सरकार, राज्य सरकार नेताजी को जो फाइल्स है ये डीक्लासिफाई नहीं किया है। तो एक खुशी की बात है 2016 में 23 जनवरी एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में ये आदेश दिया कि ये सब फाइल सार्वजनिक होना चाहिए। 300 फाइल सार्वजनिक हुआ है, मगर अभी भी कुछ फाइलें हैं जो डिक्लासिफाइड नहीं हुआ है। तो नेताजी का जो ओनली डॉटर है अनीता बोसपाप, जर्मनी में रहते हैं, तो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी दिया है कि देखिए नेताजी का ये जो अंतर्धान रहस्य है, 3 कमीशन हो चुका है, मगर अभी भी स्पष्ट नहीं हो रहे कि 18 अगस्त 1945 के बाद नेताजी का क्या हुआ था। ऑफिशियल वर्जन तो है ये उनका मृत्यु हुआ था प्लेन क्रैश में, मगर फिर भी इनकंसिस्टेंसीज कुछ दिखाई देता है, पूरा कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल रहे। मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में भी तो, मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट में भी तो वहां पर क्लियर होता है बहुत कुछ। हाँ, मुखर्जी कमीशन ने बोलता है ये विमान दुर्घटना नहीं हुआ था। हाँ, बट उसके बाद उनको क्या हुआ था वो नहीं बता पाया। बोला उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया, तो वो नहीं बता पाया। तो अभी एक भी उपाय है जो इस चीज को इतना लंबा छुपा के रखने के पीछे सर, मतलब अब क्या प्रॉब्लम आ सकती है? पहले एक राजनीतिक कारण हम जान सकते हैं, अब तक इसको इतने साल तक इस चीज को छुपाया जा रहा है, डिस्क्लोज करने में इतना टाइम लग रहा है, क्या कारण है?
और सर एक बात मैं इनसे सामने जुड़ना आ चाहता जाएंगे हूँ। तो क्या हो जाएगा हाँ सर, दस्तावेज? मैं इस क्वेश्चन के साथ मैं जुड़ना चाहता हूँ एक बात सर, कि देखिए रशिया में भी कुछ फाइल्स हैं, जो हमके सुनने में आए हैं कि रशिया में भी कुछ फाइल्स हैं। तो भारत सरकार, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा बात करके, प्रधानमंत्री खुद बात करके रशिया से, मित्रता हमारे अच्छे रशिया से, तो हम तो नेताजी के बारे में ये डिक्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि नेताजी के बारे में जानना चाहिए सबको। लेकिन फिर भी नेताजी को क्यों इतना छुपाया गया है, इतना छुपा के अब रखना तक पड़ता है छुपाया जा आजादी रहा है। के 75 साल बाद भी? हाँ, बात सही है। देखिए 2016 में जब ये केंद्रीय सरकार ने ये डिक्लासिफिकेशन का प्रोसेस जब चालू किया, उस टाइम जो हम लोग का विदेश मंत्री थे सुषमा स्वराज जी, उन्होंने चिट्ठी दिया था। उन्होंने जापान, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका को चिट्ठी दिया था कि आपके पास, रशिया को भी चिट्ठी दिया था कि आपके पास कुछ नेताजी के बारे में फाइल हो तो आप ये सार्वजनिक करके हम लोग को भेजिए, तो हम लोग जानना चाहते हैं उनका क्या हुआ था। तो रशिया रिप्लाई दिया था, तो रशिया ने बोला कि हम लोग के पास कोई फाइल नहीं है नेताजी का बारे में। अभी देखिए ये सही है गलत है, ये तो फिर ये डिबेट की बात है, मगर वो लोग रिप्लाई जरूर दिया है। जापान ने रिप्लाई दिया कि हम लोग के पास 5 फाइल है, क्लासिफाइड फाइल, तो उसमें से 2 फाइल वो लोग सार्वजनिक कर चुका है, मगर अभी भी 3 फाइल जो क्लासिफाइड है जापान में। तो ये 3 फाइल सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न सामने आ रहे हैं। तो ये फाइल डिक्लासिफाई होना चाहिए। और जो करना चाहिए, जो रेंकोजी मंदिर में जो बोला जाता है जो नेताजी का हस्तिया रखा हुआ है, इसका एक डीएनए टेस्ट संभव हो तो करना चाहिए। अभी देखिए डीएनए टेस्ट का काफी एडवांसमेंट हो चुका है। 10-15 साल पहले डीएनए टेस्ट का ये शायद संभव नहीं था। अभी 10,000 20,000 का जो डायनासोर का स्केलेटन का ऊपर डीएनए हो रहे, तो काफी एडवांसमेंट हो चुका है। तो डीएनए टेस्ट संभव हो तो ये रेंकोजी मंदिर में जो रिमेन्स रखा गया है इसका डीएनए करना चाहिए। और 3 जो क्रिटिकल फाइल है जापान में, जापान सरकार ही खुद बोल रहे हैं, तो ये 3 फाइल में देखना चाहिए इसमें क्या है। तब शायद एक हम लोग का एक रास्ता मिल सकते हैं, जो नेताजी का अंतर्धान रहस्य का एक समाधान हम लोग शायद ढूंढ सकते हैं। और शायद सारा देश इसको जानना चाहता है। ऐसा भी नहीं है कि अब किसी से छुपा है कि नेताजी का क्या रोल रहा है देश की आजादी में। तो इसमें जितना जल्दी अगर सरकार हमारी करे उतना ही देश के लिए भी अच्छा है। तो राज जी? अंत में सर आप हमें बस ये बताइए, मैं बल्कि आपसे पूछना चाहता हूं सर, एक देश नायक सुभाष चंद्र बोस घर से निकलते हैं, अफगानिस्तान होकर, जर्मनी होकर, वो जापान जाके आजाद हिंद फौज का नेतृत्व देते हैं। वो निकलते हैं, वो देश को आजाद कराने के लिए निकलते हैं, लेकिन अचानक से उनका ये मिस्ट्री गायब हो जाना, उनको ना मिलना, और सरकार की तरफ से और उनके सहकर्मियों की तरफ से ये मान लेना कि सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे, ये मान लेना, सरासर मान लेना। लेकिन ब्रिटिश ने नहीं माना था। इसका बहुत सारे एविडेंस आज भी हमारे पास हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अभी भी नहीं मानते कि सुभाष चंद्र बोस की मौत हुआ था उस प्लेन क्रैश में। लेकिन सर उस समय था घर वापस ना आना, और अभी 75 साल बाद अभी भी देश की राजनीति पराक्रम दिवस एवं देश प्रेम दिवस, इस दोनों में अटका हुआ है। नेताजी की फाइल को, नेताजी को जानने की बगैर, नेताजी की आइडियोलॉजी को देश में लाने की बगैर, वो देश को गढ़ने की जगह वो देश को पराक्रम दिवस हो या देश प्रेम दिवस हो, यह एक सेंटिमेंट है, हम मानते हैं, लेकिन इस पे अटका हुआ है। आपका क्या राय है इसके बारे में सर? देखिए नेताजी का जो भावमूर्ति है, जो पर्सनैलिटी है, कुछ सालों पहले नेताजी को एक भारत रत्न देने के लिए भी दावा केंद्रीय सरकार के पक्ष से आया था। तो हम लोग बताया, देखिए नेताजी इज बियॉन्ड भारत रत्न। महात्मा गांधी जी को अब भारत रत्न तो अब नहीं दिया है, तो नेताजी को भारत रत्न देने के लिए कोई इसका कोई माने नहीं रखता है। बट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये नेताजी को पर्सनैलिटी, नेताजी का जो आदर्श है, नेताजी का थॉट प्रोसेस जो था, इसको छिपा के दबा के रखने का कोशिश क्यों हुआ है, तो ये तो जो छिपाया है वही बता पाएगा।
बिकॉज हम कोई गेस वर्क नहीं करना चाहते हैं। जो छिपाया है, ये लोग भी बड़े राजनीतिक नेता भी ये लोग थे, मगर क्यों इसको सप्रेशन करके रखा है? जानते तो हम बहुत कुछ है, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री का अचानक मौत हो जाना, जैसे कि जो भी किसी के खिलाफ, एक पर्टिकुलर फैमिली के खिलाफ खड़ा हुआ है, उनका अचानक से गायब हो जाना, ये देश देखता आ रहा है, ये देश के ऊपर होता आ रहा है। चाहे वो आज के जमाने के हो या बाद, नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे हमारे, उनके देहांत के बाद भी कुछ इंसिडेंट्स हम देखे हैं। तो सर, ये देश किसी का जागीर नहीं है, ये देश सबका है, ये नेताजी का सोच है, ये परिवार है देश। तो इस देश में नेताजी को रोकने का बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया है, ये हम सबको पता है। और सर, इसका मेन मायना सर पट्टभी सिद्धरामैया को वोट में वो परास्त किया, उसके बाद से जब वो कांग्रेस छोड़ के आए तब से शुरू हुआ है सर बेसिकली। तो अभी भी ये चलता आ रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं मानता हूँ। और सर, यही राय आपसे लेना चाहता हूँ सर, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से बेहतर होगा, और आपकी उम्मीद क्या है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, क्योंकि आप भी कैंडिडेट बने, 2019 में भी कैंडिडेट बने, तो सर आपकी उम्मीदें क्या हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने डिक्लासिफाई किए हैं, लेकिन फिर भी एक बार ही लाल किले में मोदी जी ने उनका ध्वजोत्तोलन किया है, उनको स्वीकृति दिया है कि वो पहला अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद से एक्टिविटीज कितना हो रहा है? आप क्या चाहते हैं? आप खुद ने एक आर्टिकल लिखे हैं कि आप इंडिपेंडेंस डे स्पीच में नेताजी को भूल मत जाइए। तो सर, अंत में आपसे ये राय लेना चाहता हूँ, एक देशवासी के तौर पे, हम सब नेताजी के संतान हैं, उनके तौर से हमें क्या करना चाहिए? तो इसके साथ में एक सवाल जोड़ देती हूँ अपना, ताकि आप दोनों का सवाल का एक साथ जवाब दे सके। सर, आप बिल्कुल नेताजी की, सुभाष चंद्र जी के घर से हैं, तो आपको पता है कि उन्होंने क्या किया देश के लिए। उसके बाद जब आज आजादी की जो परिभाषा बदलती जा रही है, उन्हीं लोगों के लिए जिनके लिए हमारे लोग शहीद हुए। कोई कह, जैसे जेएनयू में आपने देखा, हमें चाहिए आजादी, देश के टुकड़े टुकड़े। फिर कोई देश के खिलाफ बोल रहा है, सोशल मीडिया पे बोल रहा है, वो कहते हैं हम अपनी आजादी का फायदा, हमारी तो आजादी, हम बोलेंगे, हमारी क्यों रोका जा रहा है। वहीं आज फार्मर्स है, वो कर रहे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं, वहां भी देश विरोधी नारे लगते हैं। तो सर, ये जो गलत, जो लोग आजादी नाम का जो गलत मतलब निकाल रहे हैं और इन सब चीजों को आजादी समझते हैं, उनके लिए भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजनीति जरूर किया है, मगर वो राजनीति के काफी ऊर्ध्व में था। ही वॉज मच अबव पॉलिटिक्स। सुभाष चंद्र बोस समझौता में नहीं जाते थे। ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विथ एनीथिंग दैट ही नेवर एक्सेप्टेड। आज राजनीति में लोग खाली कॉम्प्रोमाइज करते चलते हैं आपके अपना पोजीशन के लिए। नेताजी कांग्रेस प्रेसिडेंट 2 बार हो चुका था, तो उन्होंने गांधी जी और नेहरू जी और सरदार पटेल जी के साथ कॉम्प्रोमाइज करके, समझौता करके अच्छा पोजीशन में वो रहने सकता था। मगर वो रहने से शायद भारत आजाद नहीं होता 1947 में। ये भी सोचने पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस, ये इतिहास भी सामने नहीं आया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ राजनीतिक डिफरेंसेस जरूर था, महात्मा गांधी के साथ, नेहरू जी के साथ, सरदार पटेल जी के साथ, मगर ये मूल कारण नहीं था जी वो कांग्रेस छोड़ के चले गए। नेताजी रियलाइज ये कांग्रेस भारत को अखंड भारत की पूर्ण स्वराज लाने के लिए वो लोग पॉसिबल नहीं है। ओनली आर्म्ड स्ट्रगल के कारण भारत आजाद हो सकेगा। ही रियलाइज एक बाहर जाके आर्म्ड स्ट्रगल करे, आजाद हिंद फौज को एनहांस करके भारत को आक्रमण करके ब्रिटिश को पराजित करे, दैट वाज द ओनली मेथड। उसीलिए वो कांग्रेस भी छोड़ दिया। तो एक चीज आज जो हम लोग को समझने पड़ेगा, सुभाष बोस का जो कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट आजकल सॉरी टू से, हम किसी को नाम नहीं लेना चाहता है, ये कमिटमेंट हम लोग राजनीतिक नेतृत्व को नहीं है। एवरीथिंग इज अबाउट विनिंग द इलेक्शन। एग्जैक्टली। चुनाव जरूर जीतना चाहिए। आपको एक राजनीतिक पोजीशन नहीं होने से आप काम नहीं कर सकोगे, ये बात भी सही है। मगर आपको जैसे भी तैसे आपको चुनाव जीतना है, किसी को साथ समझौता करके चुनाव जीतना है, आपको विपक्ष में जो है उसके साथ समझौता करके आप सरकार आपको गठन करना है।
ये नेताजी का राजनीति नहीं था। नेताजी हैड प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स। मेरा दादाजी शरत चंद्र बोस, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बड़े भाई, उन्होंने एक फ्रेज उन्होंने बोला था, व्हाट इज मॉरली रॉन्ग कैन नॉट बी पॉलिटिकली राइट। बट आज की तारीख में हम क्या देख रहे हैं, व्हाट इज मॉरली रॉन्ग इज पॉलिटिकली राइट। तो इस हिसाब से राजनीति करने से कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? So let us conclude today. Let the political fraternity, Deshpashi ko, let us follow the principle of Subhash Chandra Bose and his elder brother Sarat Chandra Bose, that what is morally wrong cannot be politically right. ये हम लोग एक यार्ड स्टिक बना के हम लोग चले, और कमिटमेंट जो आप किया है, देखिए आज को युवा पीढ़ी को हम मैसेज देना चाहते हैं, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सोशल एक्टिविस्ट बनना है, आप फोकस और कमिटमेंट में रहिए। आपको कमिटमेंट रहेगा तो आपका गोल आपको डेफिनेटली आप रीच कर पाओगे। तो दिस इज द मैसेज, कीप टू योर कमिटमेंट। प्रतिबद्धता आपको रहना चाहिए, तब भारत आगे बढ़ेगा। वी विल टेक इंडिया टू द थ्रू द 21st century. वी माइट बिकम सुपर पावर वन डे, बट अभी हम लोग को मेहनत करने पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो हम किसी को खून नहीं चाहिए, तुम मुझे कमिटमेंट दो, तब हम देश को आगे बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप बहुत बहुत ही मूल्यवान जानकारी हमसे साझा किए हैं और हमारे साथ उपस्थित रहे। आपको स्वतंत्रता दिवस के शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं सर, हमको समय देने के लिए, हमारे पास आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे दिल में भी ये बैठता है कि हमको नेताजी के सामने लाना चाहिए, नेताजी के बारे में हर किसी को जानना है और उनके आदर्श के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं माया को बोलता हूँ आपके लिए कुछ बोले और आज के प्रोग्राम हम समाप्त करेंगे। आज के दिन आपका हमारे साथ जुड़ना, जब सारा देश नेताजी को याद करता है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है सर। आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद।